सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा है इंग्लिश में वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच ही है। कल मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 4 पार्ट बता दिए थे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। 4 पार्ट मैंने आपको बता दिए थे। आज जो मेरा होगा वो 5वां पार्ट होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड सेमेस्टर की डेट एग्जाम की आ चुकी है। अक्टूबर में डेट 100% हो जाएगा एग्जाम जो है आपका अक्टूबर में हो जाएगा। आपके पास बहुत कम समय बचे हैं, इसीलिए आपको चीज़ों को थोड़ा तेजी के साथ और अच्छे मन से समझते हुए चले जाना, ठीक है ना। आपको इस समय अपना पूरा का पूरा जो समय देना है वो अपनी पढ़ाई पर देना है, क्योंकि आज आप जो समय दे रहे हो ये आप अपने भविष्य के लिए दे रहे हो। फिर तो आपको मस्ती करने के लिए बहुत सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो नए साथी चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की जबरदस्त क्लासें यहाँ पर डेली आपको अवेलेबल रहेंगी, ठीक है ना। तो आज जो हमारा है 5वां, वो पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट जो है वो एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं इसको क्रिया विशेषण। हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है ना। साथ में आप लोग नोट करते हुए चलना जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। क्रिया विशेषण। अब देखिए एडवर्ब की परिभाषा क्या होगी। अब मैंने बताया था चीज़ों को आप संधि विच्छेद करते हुए समझिए। यहाँ पर जो एडवर्ब है वो आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो मिल गया आपका एड, और एक प्लस क्या मिल गया आपका वर्ब। कहने का मतलब वर्ब माने क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, और ऐड मतलब जुड़े। ऐड मतलब जुड़े। ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं वो मेरे एडवर्ब हो जाते हैं। और ये क्रिया के साथ ही नहीं जुड़े होते हैं, ये तुम्हारे वर्ब के साथ जुड़े होते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी जुड़े होते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी ये जुड़े होते हैं, और तुम्हारे एडवर्ब के साथ भी ये जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो मॉडिफाई करते हैं। This word modify a verb, an adjective and adverb। ये शब्द मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं कि वर्ब कैसी है, एडवर्ब कैसा है, एडजेक्टिव कैसा है, वो मेरे एडवर्ब कहलाते हैं। चीजें क्लियर भाई? समझ में आ रहा ना। यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये क्रिया विशेषण और विशेषण की विशेषता बतलाएंगे, बस इसीलिए इनको क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो मॉडिफाई द वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये जो वर्ड होंगे ये मॉडिफाई करेंगे, बस। चीजें क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको ज्यादा विशेषता, इनकी डिफिनेशन कभी नहीं पूछता है। आपको पूछ भी लेगा तब आप लिख सकते हो, क्योंकि आप इतने ज्यादा महान, इतने ज्यादा होनहार विद्यार्थी बन चुके हो। अभी जैसे मैंने कह दिया राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। लेकिन मैं यहां पर लिख दूं राम इज फास्ट रनिंग। मैंने कह दिया राम इज फास्ट रनिंग। अब यहां पर देखोगे रनिंग, ये रनिंग और ये रनिंग, ये तुम्हारी क्या है? तो ये तुम्हारी वर्ब है, ये तुम्हारी क्या है? क्रिया है, वर्ब है ना। और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, बता रहा है कि यहाँ पर जो राम है फास्ट मतलब तेज दौड़ रहा है। यहाँ पर वर्ब की विशेषता बतलाई गई कि जो राम है वो तेज दौड़ रहा है, बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फास्ट। ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्या हो जाएगा सर? एडवर्ब हो जाएगा। इतनी बात समझ लीजिए कि एडवर्ब जो होंगे हमारे एडवर्ब, वो हमारे एडजेक्टिव की, वर्ब की, इनकी विशेषता बतलाते हैं, बस ये हमारे एडवर्ब हो जाते हैं। चीजें क्लियर हैं? एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे, एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मैंने कह दिया राम रन्स क्विकली। एक और एग्जांपल मैंने कह दिया राम रन्स क्विकली। राम रन्स क्विकली। अब यहां पर बता दीजिए, मैंने कहा राम रन्स क्विकली, राम दौड़ तो रहा है, ये मेरा क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, यानी क्रिया हो गई। भाई दौड़ना मेरी क्रिया हो गई। राम दौड़ तो रहा है लेकिन क्विकली में दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, तुरंत दौड़ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगी? क्विकली मेरा हो जाएगा एडवर्ब। चीजें समझते हुए चलना है मेरे दोस्त। क्या मैंने बताया
कि एडवर्ब वो सेंटेंस होंगे, वो एडवर्ब शब्द होंगे जो क्रिया की या क्रिया विशेषण की या विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, मेरे एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब भी आपके बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा डिटेल से हम लोग नहीं जाएंगे। जो एडवर्ब भी होते हैं वो आपके 7 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ये सब एडवर्ब बहुत प्रकार से होते हैं। अगर मैं डीपली जाऊंगा तो वो हो सकता है आपको क्लियर ना हो पाए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस पार्ट ऑफ स्पीच केवल आपके सिलेबस में है, बस उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, ताकि अगर एग्जामिनर ज़्यादा था थोड़ा सा अंदर जाके क्वेश्चन बनाएगा तब भी आप अच्छे से क्वेश्चनों का उत्तर दे पाओगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर 5 नंबर क्लियर हो गया एडवर्ब। अब पहुंचेंगे 6 नंबर पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा 6 नंबर। देखिए क्या होता है, देखिए चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है। देखिए अब पार्ट ऑफ स्पीच के अगले पार्ट पे पहुंचने से पहले, पार्ट ऑफ स्पीच के अगले पार्ट पे पहुंचने से पहले हम लोग 2 या 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी समझ जाना। पहला एग्जाम्पल लिखा है ही रीड्स स्लोली, ही रीड्स स्लोली, और दूसरा है राम इज गोइंग होम टुमारो, तीसरा है आपका ही केम लेट। अब इसमें तीनों सेंटेंसों में आप फटाफट बता दीजिए आपका एडवर्ब क्या है, फटाफट बता दीजिए तीनों में एडवर्ब क्या है, जल्दी से बता दीजिए भाई। ही रीड्स स्लोली, अब देखिए रीड्स माने क्या होता है, रीड्स माने होता है पढ़ना, और पढ़ना आपका क्या है, एक वर्ब है। वो पढ़ तो रहा है लेकिन कैसे पढ़ रहा है, स्लोली पढ़ रहा है, तो स्लोली सर मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चीजों को समझते हुए चलना सर, एडवर्ब हमारा क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा पहले में। दूसरा कह दिया राम इज गोइंग होम टुमारो, अब देखिए राम नाउन हो गया, इज मेरी क्या हो गई, वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब, वो आप लोग जानते हो, गोइंग हो गई मेन वर्ब, यानी क्रिया आपकी क्या है, गोइंग है, गोइंग आपकी क्रिया। लेकिन राम घर तो जा रहा, होम ऑब्जेक्ट हो गया, घर तो जा रहा, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है जो जाने को मॉडिफाई कर रहा है कि कब जा रहा, तो यहाँ पर टुमारो लिखा है ना, टुमारो, तो टुमारो का मतलब टुमारो क्या हो जाएगा मेरा, एडवर्ब हो जाएगा। टुमारो क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब हो जाएगा। बस आपको याद रखना मॉडिफाई द वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, बस ठीक है ना। तीसरा है मेरा ही केम लेट, ही केम लेट, केम माने कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, आपको पता, तो केम का मतलब होता है आना, तो लेट, वो लेट आया ना, देर से आया, तो सर यहाँ पर लेट मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझते रहना, ऐसे आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आएंगे और सिंपल से वहां पर पूछ लेगा कि यहाँ पर एडवर्ब क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर नाउन क्या है। बाकी आपको डिफिनेशन ऑफ पार्ट में कभी नहीं ले जाएगा, क्योंकि बहुत से टॉपिक हैं, अगर वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तब हो सकता है आपको पार्ट ऑफ स्पीच से पूछेगा, अरे नहीं जी वो सभी से पूछता है। तो आई होप कि आपको एडवर्ब क्लियर हो गया होगा, चीज़ों को नोट कर लिया ना, क्या कि मॉडिफाई करेंगे वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब जो पढ़ेंगे 6 नंबर वो भाई बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ना, वही ज़्यादा पेपर में आता है, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी अव्यय, क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक है ना। अब देखिए अब पहुंचेंगे 7 नंबर पर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। नोट कर लिया ना सभी लोगों ने, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। अब देखिए 7 नंबर, 6 नंबर क्या आ जाएगा मेरा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। तब तक भाई किसी को अगर प्रीपोजिशन के बारे में कोई भी आइडिया है तब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर प्रीपोजिशन ये होता है, जल्दी से बता दीजिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन, जल्दी से बता दीजिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, जल्दी से किसी को क्या कोई आइडिया है कि सर प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए प्रीपोजिशन क्या होता है आपका। देखिए प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है, बस रिलेशन, जिसको बोलते हैं संबंध, ये संबंध होता है बस भैया, संबंध होता है, क्या होता है, संबंध, ये संबंध होता। और किसका किसका संबंध होता है, एक नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का, एक नाउन और प्रोनाउन का अदर नाउन और प्रोनाउन से, अदर नाउन और प्रोनाउन से क्या बताएगा आपको,
संबंध बताएगा। बस ये जो होंगे तुम्हारे, ये जो इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में बनेगी, इसकी डिफिनेशन बनेगी रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन अदर नाउन एंड प्रोनाउन। इसका संबंध बताएगा एक नाउन और प्रोनाउन से दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। चीजें क्लियर हैं? बोलो। अभी आप केवल इतना समझिए कि रिलेशन होता है, बस पोजीशन का मतलब रिलेशन होता है, बस ये आप इसको ऐसे समझिए। देखिए अब इसको आप और अच्छे से समझिए। देखिए मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना और समझने का काम भाई आपका है। मैं जितनी आसानी से हो सकता है उतनी आसानी से बता सकता हूं। देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है आपका पोजीशन, आप लोग देख सकते हो मैं यहां पर सर्किल में कर रहा हूं, क्या रहा? पोजीशन। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? तब आप कहोगे सर पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। क्या होता है? स्थिति होता। बस यहां पर बताएगा सेंटेंस कि वह चीज किस स्थिति में है, वहां पर बताएगा कि जो नाउन और प्रोनाउन है वह किस स्थिति में है। चीजें क्लियर हैं? क्योंकि पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। एक आप यहां पर अच्छे से समझो, मैंने कह दिया द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। अब समझो यहां पर द बुक और टेबल ये दोनों आपके क्या हो गए? द बुक और द टेबल ये दोनों आपके नाउन हो गए कि नहीं हो गए? द बुक द टेबल ये दोनों आपके नाउन हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। और इन नाउनों के बीच में ऑन ये संबंध बता रहा है, इसका मतलब होता है पर, इसका मतलब होता है पर। ये संबंध बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर है। यहाँ पर इज नहीं लगाए, ठीक है ना, इज लगा देना। यहाँ पर बताया जो बुक है वो टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर। तो बुक तुम्हारी और टेबल तुम्हारा ये दोनों नाउन हो गए, इनके दोनों के बीच में संबंध बता रहा आपका ऑन, तो ऑन हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। मैं इसके ऊपर एक स्प्लिट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खाली स्थान दे देगा, खाली स्थान दे देगा, वहां पर पूछेगा करेक्ट प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा। 3 या 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, 3 या 4 नंबर का आता है, मैं बताऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद रखना ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है ना, आपका ऑन मतलब होता है पर। चीजें क्लियर हैं? अब देखिए 2-3 एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और मजे के साथ आपको पढ़ते हुए चले जाना है। अब एक एक प्रीपोजिशन को आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जितने आपके सिलेबस में प्रीपोजिशन है उसको मैं एक एक करके आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। पहला प्रीपोजिशन है आपका इन और एट। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, नोट करते रहना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन मेरे दोस्त देखने को मिलेंगे। देखिए इन और एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बड़े स्थानों के लिए। सभी साथी जल्दी से नोट कर लेंगे। बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग, बड़े स्थानों के लिए मैं इनका प्रयोग करता हूं, और छोटे कस्बों के लिए, और छोटे कस्बों के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। छोटे कस्बों के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, कस्बों के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ऐट का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन आप आवाज से एकदम क्लियर सुन सकते हो कि बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग और छोटे कस्बों के लिए ऐट का प्रयोग, या छोटे स्थानों के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझना, जैसे पहला एग्जाम्पल कह दिया ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर अमेरिका और ये आपका लिव्स, ही, ये हो गया ही आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन, और अमेरिका क्या हो गया आपका एक नाउन, प्रॉपर नाउन अमेरिका हो गया ना। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध क्या बता रहा है आपका, इन बता रहा है कि वह जो है अमेरिका में रहता है। तो इन हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा प्रीपोजिशन बन जाएगा। और यहाँ पर इन क्यों लगा, एट क्यों नहीं लगा, तो अमेरिका जो है वो आपका एक बड़ा स्थान है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। चीजें समझ रहे हो ना, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो 2 नंबर है, कह रहा सी लिव्स एट पांडवनगर इन मेरठ। अगला एग्जाम्पल सी लिव्स एट पांडवनगर इन मेरठ। अब समझो यहाँ पर सी क्या है आपका, एक प्रोनाउन है भाई, आप लोग जानते हो, और मेरठ और पांडवनगर ये आपके क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इनके दोनों के बीच में संबंध क्या बता रहा है, तो एक शब्द आ गया इन
और एक शब्द आ गया एट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन हो जाएंगे। चीजों को समझना। अब ये जो पांडव नगर है वो मेरठ का है। पांडव नगर क्या है, मेरठ का एक छोटा सा हिस्सा है, तो छोटा है इसलिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो सर यहाँ पर एट लगा है। छोटे स्थानों के लिए एट लगाते हैं और बड़े स्थानों के लिए इन लगाते हैं। मेरठ जो कि बहुत बड़ा है आपको पता है, तो मेरठ के लिए हमने इन लगाया, लेकिन मेरठ का एक छोटा सा पार्ट है, पांडव नगर एक गांव है, तो हमने एट लगा दिया। चीजें समझ रहे हो ना। तो पहला जो हमारा प्रीपोजिशन था यानी इन और एट, ये समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा देखेंगे हमारा दूसरा क्या होता है। जल्दी से चीजों को नोट करते हुए समझते हुए चलना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं हमारा क्या है। बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। अब तीसरा हमारा जो दूसरा आता है वो होता है बिटवीन और अमॉन्ग। दूसरा आता है हमारा प्रीपोजिशन बिटवीन और अमॉन्ग, और तीसरा आता है हमारा बाई और विद। अब समझना, यहां पर आप समझना, जो ये बिटवीन है ये कहां लगेगा और अमॉन्ग ये कहां पर लगेगा। तो एक चीज समझना, जब दो नाउन आएंगे, जब दो संज्ञा आएंगी या दो नाउन आएंगी, दो संज्ञा के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। समझते रहना, जहां पर दो नाउन आएंगे वहां पर बिटवीन लगाएंगे, और जहां पर दो से अधिक आएंगे, दो से अधिक आएंगे वहां पर क्या लगा देंगे, अमॉन्ग लगा देंगे। बस जहां पर दो से अधिक आएंगे अमॉन्ग, और जहां पर दो आएंगे वहां बिटवीन। अब पहला एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, डेविड दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। डेविड दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहाँ पर राम और श्याम ये आपके दो क्या आ गए, नाउन आ गए। ये दो क्या आ गए, नाउन आ गए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, बिटवीन लगाया। चीजें समझते रहना, दो नाउन आ गए इसलिए मैंने क्या लगाया, बिटवीन लगाया। और आपको पता है जब दो संज्ञाएं आती हैं, दो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तब वहां पर हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। चीजें क्लियर हैं। अगला एग्जांपल है, फंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्लेयर्स। क्या बताया, फंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्लेयर्स। तो ये प्लेयर्स, ये इसका मतलब क्या होगा, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बहुत से हैं ना, बहुत, एक से ज्यादा खिलाड़ी हैं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, अमॉन्ग लगा दिया है। बस अमॉन्ग लगा दिया है, बस। चीजें क्लियर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ऑन, इन, बाई, विद, ये सब, फॉर, सिंस, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना, ये समझ गए हो ना कि जहां पर दो संज्ञा आएंगी वहां पर बिटवीन, और जहां पर दो से अधिक संज्ञा आ जाएंगी वहां पर अमॉन्ग। संज्ञा क्या होती है ये आपने ऑलरेडी कल पढ़ रखा है, तो चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है ना। अगला है मेरा बाई और विद। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बाई कहाँ लगाएंगे और विद कहाँ लगाएंगे। तो बाई का प्रयोग करते हैं जब किसी प्रॉपर कोई एक व्यक्ति काम करता है। जब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति काम करता है तो बाई लगाते हैं, और जिस माध्यम से कार्य करता है उसके लिए विद लगाते हैं। ऐसे मैं कह दूं, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश विद हिज फोन। तो आप जो पढ़ रहे हो अपने फोन से पढ़ रहे हो, तो फोन आपका एक माध्यम हो जाएगा। तो माध्यम है, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, विद लगाया। लेकिन मैं कहूं, मैं इसे यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं कि द लेटर वाज रिटन बाई सीता, कि जो लेटर है वो सीता के द्वारा लिखा जा रहा है विद अ पेन, लेकिन पेन के द्वारा। तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, पेन एक माध्यम हो जाएगा। तो माध्यम के लिए क्या लगा दिया मैंने, विद लगा दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है, यहाँ पर सीता पत्र को लिख रही है सर, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। बाई का प्रयोग करते हैं प्रॉपर एक व्यक्ति जहां होता है वो काम करता है उसके लिए बाई, और विद का प्रयोग जिस माध्यम में काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूं वो भी पेन से, तो पेन के लिए क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। समझ रहे हो ना, माध्यम के लिए विद, और जब एक व्यक्ति कोई पर्सनल अपना काम करता है तब बाई लगाएंगे। चीजें क्लियर हैं। ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर तीसरे चौथे नंबर पे पहुंचते हैं। चौथा नंबर प्रोनाउन आपके बुक में क्या दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी से भाई सभी साथी स्क्रीनशॉट मान ले, फटाफट चीजों को समझते हुए चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जितने भी लोग समझ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लेना बस। ठीक है ना, चलिए, बहुत शानदार। अब देखेंगे हम लोग अपना अगला जो हमारा प्रीपोजिशन दिया गया है बुक में, वो क्या दिया गया, चलिए देखते हैं भाई ना।
देखिए अगला जो आता है आपका 4 नंबर, वो होता है फॉर और सिंस। फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये सभी आपके प्रीपोजिशन हैं, दिक्कत मत लेना, ये सभी आपके प्रीपोजिशन है, यही सबसे ज़्यादा हार्ड है। अगर कह लें तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा कठिन यही है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको डीपली ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग साथ में नोट करते रहना बस। देखिए फॉर आ गया और सिंस आ गया, इसको तो बताया बहुत तरीकों से गया है, लेकिन मैं आपको केवल एक तरीका बताऊंगा। जो समय पक्का नहीं होगा, जो समय पक्का नहीं होगा उसके लिए फॉर का प्रयोग, और जो समय पक्का होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग। कहने का मतलब जो दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, शताब्दी में एक बार, जो एक बार आए वो वहां पर हम सेंस लगाएंगे। लेकिन जो दिन में एक से अधिक बार आए, महीने में एक से अधिक बार आए, सप्ताह में एक से अधिक बार आए, वहां पर फॉर लगाएंगे। या यूं समझ लीजिए पक्की टाइमिंग के लिए सेंस, और जो पक्की नहीं होती है उसके लिए फॉर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 hours। मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूं 2 घंटे से, तो यहां पर 2 घंटे आ गया ना, 2 घंटे, और आपको पता है 2 घंटे दिन में कई बार आते हैं। अगर एक दिन की बात करें तो 2-2 घंटे 12 बार आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहां पर 2 घंटे मेरा पक्का नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लगाया, फॉर लगाया। ऐसे ही एग्जाम्पल आपके पेपर में आएंगे, पूछेगा फॉर लगेगा, सेंस लगेगा, इन लगेगा, इनटू लगेगा, बिटवीन लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये देखिए मॉर्निंग क्या हो गया मेरा, सुबह, इसका मतलब क्या होता है सुबह, और सुबह आपके दिन में कितनी बार आती है, क्वेश्चन मेरा सुबह दिन में कितनी बार आती है, तब आप कहोगे सर 1 बार आती है। तो 1 बार आई कहने का मतलब पक्की टाइमिंग, मैंने सेंस लगा दिया। क्या कि जो बेबी है वो सो रही है सुबह से, बेबी सुबह से सो रही है, तो सुबह मेरा एक पक्का समय है सर, इसीलिए मैंने सेंस लगा दिया। चीजें क्लियर हैं, ये समझ में आ गया। अब जो नीचे आता है इन, इनटू और विद इन, इन, इनटू और विद इन। अब यहां पर समझिए, इन का मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, विद इन का मतलब भी में होता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, क्या में 3 बार आएगा तब हम क्या तीनों लगाएंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। इन का प्रयोग करेंगे जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, इन का प्रयोग वहां पर करेंगे जब हम अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम किसी रूम के अंदर जाएंगे तब इन लगाएंगे, जब हम किसी क्लास में जाएंगे तब इन लगाएंगे, जब हम नानी के वहां जाएंगे तब भी इन लगाएंगे। लेकिन वहां इन नहीं लगता है, वहां क्या लगता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब जब हम कहीं अंदर जाएंगे बस तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर सिटिंग इन द रूम, जो लड़के हैं वो सिटिंग से बैठे हैं कहां पर, रूम माने कमरे में, तो कमरे में सिट हो रहे हैं ना, जा रहे हैं कमरे में, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, जो कि मेरा एक प्रीपोजिशन है। अगला है मेरा इनटू। अब इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनटू का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई चीज अंदर जाके थोड़ी देर रहे, जब कोई चीज अंदर जाके कुछ समय के लिए रहे, वहां पर क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। या आप या कह लो कि जब कोई चीज बाहर से अंदर को प्रवेश करती है, जब कोई चीज बाहर से अंदर को प्रवेश करती है तब वहां पर इनटू लगाते हैं। और इन कहाँ लगाते हैं, जब कोई चीज प्रॉपर किसी चीज के अंदर हो। जैसे मैं कह दूं आप कमरे में हो, आप कमरे में हो, तो यू आर, जहां पर कमरे में हो तो यहां पर मेक इंग्लिश इन लगाओगे क्योंकि आप कमरे में हो। चीजें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। और विद इन का प्रयोग नहीं, इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई बाहर से अंदर की ओर आए तब वहां पर इन लगाएंगे। बोलो क्लियर है भाई मेरे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि इन का प्रयोग कहां पर करेंगे, जब हम किसी चीज के अंदर हो, पहले से वहां मौजूद हो तब इन लगाएंगे, मेक इंग्लिश इन लगाएंगे। लेकिन जब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर आते हैं, बाहर से अंदर की ओर, तब मेक इंग्लिश इनटू लगाते। फॉर एग्जाम्पल, द फॉक्स विल इनटू द विल, द फॉक्स
फेल इनटू द वेल, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया, क्योंकि वेल माने कुआं होता है। ये चीजें क्लियर है ना, क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है। चलिए अगला मेरा आता है विद इन। अब विद इन कहाँ लगाएंगे, विद इन कहाँ लगाएंगे, एग्जाम्पल ही प्ले विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्कूल। अब विद इन कहाँ लगाएंगे, आप लोग बता सकते हो सर, विद इन हम यहां पर लगाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। देखिए अगर आप इसका अर्थ निकालोगे तो आप बहुत शानदार से समझ जाओगे। ही प्ले विद इन, वह खेल रहे हैं, खेल रहा है इन द बाउंड्री ऑफ स्कूल, स्कूल की बाउंड्री पर, जहां पर कोई वस्तु अंदर जाकर कार्य कर रही होगी, जहां पर कोई वस्तु अंदर जाकर कार्य कर रही होगी, काम हो रहा होगा, वहां पर मेक इंग्लिश विद इन लगाएंगे। समझ कर चलना, जहां पर कोई चीज अंदर जाकर काम कर रही होगी वहां पर विद इन लगाएंगे। यहां पर बच्चे स्कूल के अंदर गए और बाउंड्री के पास क्या होने लगे, खेलने लगे। यहां पर बच्चे स्कूल के अंदर गए और बाउंड्री पर खेलने लगे, बाउंड्री के पास खेलने लगे। चीजें क्लियर हैं। एक बार मैं और बता दूं, इन का प्रयोग करते हैं जहां पर हम पहले से ही अंदर हो, वहां पर मेक इंग्लिश इन लगाते हैं। इनटू की इंग्लिश वहां लगाते हैं जब हम बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, और विद इन वहां लगाते हैं जब कोई चीज अंदर जाती है और वहां पर वर्क करती है, कार्य करती है, वहां पर हम लोग विद इन लगाते हैं। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। चीजों को समझते रहना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर पहुंचते हैं हम लोग अपने 6 नंबर की तरफ, देखते हैं हमारा 6 नंबर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लीजिए। अगला जो भैया मेरा है वो एक है 6 नंबर 2 और 7 नंबर है एक ऑफ। एक है 2 और एक है ऑफ। अच्छा ऑफ तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा भाई, ऑफ तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, तब क्या लगाएंगे। देखिए यहां पर पहले 2 की बात कर लेते हैं। 2 जो होता है आपका से और के लिए, एक होता है से शब्द और एक होता है के लिए। से और के लिए की इंग्लिश हम लोग 2 लगाते हैं। जैसे मैं कहूं ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गया, वह स्कूल को गया। तब यहां पर क्या लगा देंगे, जो वेंट के साथ आया है 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, बता रहा है कि वो कहाँ को गया, स्कूल को गया। का, को लिए, के लिए, ये सब के लिए क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। अगला जैसे मैं कह दूं आई एग्री टू योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह से सहमत हूं। तब यहां पर मैंने क्या लगाया, 2 लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर तुम्हारी सलाह से, मैं तुम्हारी सलाह से सहमत हूं, से शब्द आ गया इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अगला है मेरा ऑफ, इसका मतलब होता का, की, के, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे ही नो द यूज ऑफ मशीन, तो वह जानता है मशीन कैसे काम करती है, वह जानता है मशीन कैसी चलती है, कैसी वर्क करती है, कैसा काम करती है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ऑफ लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जान चुके हो। अगला है मेरा द टेस्ट ऑफ दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। द टेस्ट माने स्वाद, ऑफ माने का, दिस मैंगो माने इस आम का स्वाद बहुत मीठा है। तो यहाँ पर का शब्द आ गया इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। ऑफ का प्रयोग का, की, के लिए करते हैं। और एक आता है आपका फ्रॉम, एक आता है आपका फ्रॉम, जिसको मैंने लिखा नहीं, ये लास्ट होगा मेरा, ठीक है ना, ये मेरा लास्ट होगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ फ्रॉम का। मैं इस तरफ बदलता हूँ फ्रॉम का, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर फ्रॉम बताता हूँ, फ्रॉम। चलिए अब जो आता है आपका एक होता है फ्रॉम। ये फ्रॉम प्रीपोजिशन कहाँ लगाएंगे, तो फ्रॉम का प्रयोग जब 2 चीजें अलग होती हैं, जब 2 चीजें जुदा होती हैं, तब वहां पर फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैं कहूं आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, मैं आगरा से आ रहा हूं, तो आगरा हमसे दूर जा रहा है, आगरा हमसे दूर जा रहा है, इसलिए जुदा हो रही है ना, मैंने क्या लगा दिया, फ्रॉम लगाया। आई एम, अब जैसे गोइंग लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, अब लगाओगे आई एम गोइंग टू आगरा। आप आगरा को जा रहे हो तो को के लिए आपको 2 लगाना ही है, तो आप जानते हो। लेकिन जब कहोगे कहीं से 2 चीजें जुदा होती हैं, जैसे कहने का मतलब यू आर कमिंग इलाहाबाद, आप इलाहाबाद
से आ रहे हो तो इलाहाबाद और कमिंग के बीच में क्या लगा दोगे, फ्रॉम लगा दोगे कि यू आर कमिंग फ्रॉम आगरा या इलाहाबाद या मेरठ, कुछ भी कह सकते हो। बस चीजें समझना कि जब दो चीजें जुदा होंगी तब वहां पर फ्रॉम लगाओगे बस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके प्रीपोजिशन होते बहुत से हैं लेकिन सब बता पाना पॉसिबल नहीं है। बताऊंगा, उस पर बताऊंगा जब ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। समझ कर चलना है और चीज़ों को मज़े के साथ समझते हुए रहना है, ठीक है ना। तो इतना समझ गए प्रीपोजिशन क्या होता है। अब बात करेंगे अगला जो मेरा आता है वो होता है इंटरजेक्शन, या इसको देखते क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब जो आपके आते हैं, आपको पता है आपने क्या क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और एडवर्ब। आपने 6 चीजें पढ़ ली। आपका बचा है कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो कि बुक में नहीं दिया गया है, वो बुक से अलग है। केवल आप वो इतना गिनना, वो पार्ट में आएगा बस, वो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में आएगा। जब पार्ट पूछेगा तब आपके पूरे नाम लिख देने हैं बस, लेकिन वो आपको अलग से नहीं दिया गया है, ना अलग से पढ़ना है। आपको पता, मैंने जैसा कि कल ही आपको बताया था कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं ले चलेंगे, वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। जब आपके पेपर हो जाएंगे, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं आपको एक एक चीज बहुत डीपली से बताऊंगा। लेकिन इस टाइम केवल आप उतना ही समझने की कोशिश करिए जितना कि आपके पेपर में आने वाला है या जितना आपके सिलेबस में है। तो ये मेरा पार्ट ऑफ स्पीच का काम खत्म हो गया है। मैं इसके ऊपर प्रीपोजिशन के ऊपर एक स्प्लिट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सभी प्रीपोजिशनों को कवर कर लूंगा और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ठोक देना। और हाँ, कल से हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। कल से हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे, याद रखना। कल से किसकी शुरुआत करेंगे, टेंस से शुरुआत करेंगे। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये मैंने समझा दिया आपको। कल से टेंस शुरू करेंगे, इसी टाइम वीडियो आपको मिलेंगी, तो सभी साथी फटाफट इसी टाइम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। मिलते हैं 8 बजे, जो कि आज बहुत तगड़ा एपिसोड है। 8 बजे बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको लिए, लासा और मासा से। आज से खत्म हो जाएगा आपका लासा और मासा। मिलते हैं 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।